DMFT झारखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। DMFT क्या है? ये DMFT डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड ट्रस्ट, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड ट्रस्ट क्या है? जहां पर भी खनन होता है, खनन प्रभावित जो क्षेत्र होते हैं, तो उनके विकास के लिए एक व्यवस्था तैयार की गई जिसका नाम रखा गया DMFT। एक ट्रस्ट है जिसमें कई लोग सदस्य होते हैं। अब क्या होता है कि मान लिया आप जैसे इस जगह से खनन कर रहे हैं, मैं यहाँ का रहने वाला हूं, मैं यहाँ प्रभावित हो रहा हूं। अब यहाँ पर हमारे विकास के लिए अलग अलग तरह का विकास होता है, शिक्षा के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उत्थान के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, हर तरह से एक जो खनन आप कर रहे हैं, जो भी एजेंसी खनन कर रही है, उसकी कमाई का एक हिस्सा इस ट्रस्ट में जाता है और फिर उस ट्रस्ट से विकास के कुछ कार्य होते हैं। अब बोकारो में DMFT को लेकर के शनिवार को बैठक थी, लेकिन इस बैठक में सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी नाराज थे, विधायक जयराम महतो नाराज थे, यहां तक कि विधायक अनूप सिंह नाराज थे। आखिर क्यों? देखिए, DMFT का ये जो फंड होता है, इस फंड के लिए जो मैनेजिंग कमेटी होती है, उस मैनेजिंग कमेटी का अध्यक्ष होते हैं DC। मतलब फॉर एन एग्जाम्पल आप समझिए, मान लीजिए यही जगह है, अब इस जगह में मुझे लगता है कि एक सड़क की जरूरत है, इस जरूरत को सरकार पूरा नहीं कर पा रही, तो भाई आप खनन कर रहे हैं, आपने सड़क खराब की यहाँ की, तो आप ही सड़क बनाएंगे। तो यहाँ पर एक ग्राम सभा होगी, इस ग्राम सभा में तय होगा कि भाई सड़क जो है वो बननी चाहिए यहाँ पर। तो हमने जो DMFT जो ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट में ये बात रखी। ट्रस्ट जो है वो संबंधित विभाग को भेजेगा कि भाई देख लीजिए यहाँ पर सड़क बननी चाहिए, आप देखिए क्या इसका जरूरत है, अगर जरूरत है तो कितना खर्च आएगा। पूरा उसका बजट तैयार हो गया, वापस से मैनेजिंग कमेटी के पास आया। मैनेजिंग कमेटी को लगेगा कि भाई हाँ ठीक है, यहाँ सड़क बननी चाहिए, वो एक निश्चित इसका टेंडर निकालेंगे, एक निश्चित एजेंसी को वो टेंडर देंगे, आपकी सड़क बननी शुरू हो जाएगी। यही इसका प्रोसेस होता है। ये सब कॉमन पब्लिक प्लेटफॉर्म में, आप बोकारो में जिले में या किसी भी जिले में जहाँ DMFT है, उसकी वेबसाइट में जाएंगे तो आपको पूरा ब्यौरा मिलेगा कि कौन कौन सी योजनाओं में कितना खर्च हुआ है, ठीक है। जैसे मैं बहुत छोटा सा आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल ऐसे है कि ये बोकारो जिला की वेबसाइट है, इस वेबसाइट से जैसे DMFT फंड में क्या क्या कैसे खर्च हुआ है इसका एक ब्यौरा है। अब जैसे इसमें आप देखिए नंबर, ये ब्यौरे में शुरुआत में ही मैं आपको दिखाता हूं कि जब आप ये ब्यौरा देखेंगे तो इस ब्यौरे में देखिए कि पहला नंबर है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर सेक्टर में रिनोवेशन ऑफ MTC सेंटर इन पेटरवार ब्लॉक, इसके लिए इकाई दहाई सैकड़े हजार 10,000 लाख 10,13,15,300 रुपए खर्च हुए और ये योजना कंप्लीट हो गई है। इसी तरीके से आप देखिए 5वें नंबर पर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ PCC वार्ड नंबर 12 खुटरी पंचायत जरीडी ब्लॉक, संजय सिंह के आवास से गोदामडी में मेन रोड तक, यहाँ पर जरीडी ब्लॉक में ये 75,25,100 रुपए खर्च हुए और ये काम अभी प्रगति पर है, ये DMFT फंड से हो रहा है। इसी तरीके से आप देखिए नंबर 10 में शिक्षा में कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लासरूम इन मिडिल स्कूल एट होसिर गोमिया ब्लॉक होसिर ईस्ट, अब इसमें खर्च हुआ 1,43,57,500 रुपए और ये कार्य चल रहा है, क्लासरूम का निर्माण हो रहा है 1,43,00,000 से, ठीक है। इसी तरीके से 9 नंबर देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लासरूम इन मिडिल स्कूल एट स्वांग गोमिया ब्लॉक सवांग 1,60,26,900 रुपए, ये काम चल रहा है। ये इस तरीके से आपको बोकारो की वेबसाइट में, बोकारो जिले की वेबसाइट में सब चीज दिखेगी। अब मेरा सवाल जो है वो क्या है, समझिए, सवाल पूछना सीखिए। नेताओं के भक्त रहिएगा तो आप सवाल नहीं पूछ पाइएगा, और पढ़िए लिखिए। अब ये 1,60,60,000, चूंकि आप देखिए इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लासरूम है, ठीक है, क्लासरूम्स नहीं है, क्लासरूम, क्लासरूम का अगर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, एक क्लासरूम 1,60,26,000 में ऐसा कौन सा क्लासरूम बन रहा है भाई? मतलब क्या बन रहा है, किसको टेंडर मिला है, कोई इसकी ऑडिट है कि ये क्या बन रहा है, कैसा बन रहा है, सोना से बन रहा है, चांदी से बन रहा है, हाथी से बन रहा है, घोड़ा से बन रहा है? 1,60,00,000 रुपए का क्लासरूम बन रहा है। इसी तरीके से आप देखिए, इसी में आप जब नीचे आ जाइएगा तो इसमें देखिए नंबर 283 वेलफेयर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रेन, डेवलपमेंट ऑफ 336 AWCs इन मॉडल AWCs,
चंदन कियारी, चास ग्रामीण, कसमार, बेरमो, जारीडीह, नावाडीह, गोमिया, चंद्रपुरा ब्लॉक में बोकारो डिस्ट्रिक्ट 2,98,84,512 रुपया से काम चल रहा है। 284 में देखिए अपग्रेडेशन ऑफ 20 प्राइमरी स्कूल इनटू स्मार्ट मॉडल प्राइमरी स्कूल बोकारो डिस्ट्रिक्ट 4,99,73,260 रुपया। अब ये समझिए आप, इसमें स्मार्ट स्कूल बनाया जा रहा है। स्मार्ट स्कूल बनाने का प्रोसेस क्या है? स्मार्ट स्कूल बनाने का प्रोसेस ये है कि उस स्कूल में इंटरनेट कनेक्शन लगता है, डिजिटल बोर्ड लगता है, यही सब लगता है ना। स्मार्ट स्कूल तभी होगा, और तो क्या करिएगा, रोबोट से थोड़ी पढ़वाइएगा। तो 4 करोड़ रुपए अगर आप उसमें खर्च कर रहे हैं 6-7 स्कूल में, क्या को डिजिटल बोर्ड लगवाइएगा? इसका ब्यौरा हम मानते हैं आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये है इसका ब्यौरा तो किसी के पास होना चाहिए, ऑडिट रिपोर्ट तो होनी चाहिए कि भाई ये डीएमएफटी फंड कैसे आप खर्च कर रहे हैं, कहाँ खर्च कर रहे हैं। अब ये सवाल क्यों, इसको आप समझने से पहले डीएमएफटी फंड को लेकर के बैठक में बवाल हुआ, पहले उसको आप समझ लीजिए। चंद्र प्रकाश चौधरी क्या कह रहे हैं, जयराम महतो क्या कह रहे हैं, और उसके बाद एक के बयानात जो हैं सभी लोगों के, चाहे मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो क्या कह रहे हैं, विधायक अनूप सिंह क्या कह रहे हैं, सब चीज हम आपको सुना देते हैं। मैसेज छोड़ देते हैं, मान के चलिए वो मैसेज छोड़ दें कि डीसी महोदय जोहार, दिस इज मुखिया फ्रॉम, हम मुखिया इस पंचायत से, फिर कम से कम कॉल बैक करना चाहिए आपको। कोई भी रहे, प्रमुख रहे, मुखिया रहे, या फिर जिला परिषद रहे, या विधायक रहे, ठीक है आप बिजी हैं, आपकी बिजी व्यस्तता को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन अगर वो एक मैसेज छोड़ते हैं तो उसका रिप्लाई होना चाहिए। वो जनप्रतिनिधि है क्षेत्र के, और जनता के चुने हुए लोग। अगर एक बात सुन लीजिए, एक बात बता रहा हूं सर, आपको बताएं, हम निश्चित रूप से सभी माननीय का कॉल बैक करते हैं और बात करते हैं। आपके बॉडीगार्ड ने हमको रात के 2 बजे फोन किया, हमने उठाया कि हमारे क्षेत्र में घूम रही है, दिक्कत आ रही है। नहीं हो सकता है कल सरकार आपके द्वार में रहा होगा। अध्यक्ष महोदय, डीसी महोदय, मेरा एक सवाल था, एक सवाल जैसे कि कोई प्रमुख बता, मंत्री महोदय, मेरा एक मंत्री महोदय एक थोड़ा सा, जैसे कि हम देख रहे थे कि पिछली बार डीएमटी के राशि से कुछ हेल्थ सेक्टर में पेमेंट किया गया था। अभी हम जहां भी जाते हैं तो स्कूलों में शिक्षकों का घोर अभाव है, ये मेरी अपनी निजी राय है। तो क्या डीएमटी के मद से हम एक प्रोत्साहन राशि के तौर पर ऐसे युवाओं को, या क्या ये संभावना है, ये संभव है? देखिए डॉक्टर तो रखे गए हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहेंगे कि अभी हम लोग शिक्षक के रखने में इस पे जाएं। थोड़ा हम लोग इसको नहीं, ये मेरा, चूंकि हम क्षेत्र से आते हैं, वो हम क्षेत्र से जो लोगों की राय, क्या ये संभव है? मंत्री महोदय, आचार्य बहुत आ रहे हैं सर, हम कोशिश करेंगे। डीएमएफटी का पूरा गाइडलाइन ने स्पष्ट किया हुआ है कि ठीक है, मेरी ये पहली मीटिंग है डीएमटी की, इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ। नहीं आप ठीक कह रहे हैं सर, अभी सहायक आचार्य आ गए हैं बहुत सारे, उसके बाद अगर कमी आएगी, बहुत कमियां तो पारा बहुत कमियां है, वो मेरी जिम्मेदारी हम कर लेंगे। और एक लिख के दे दीजिए, थोड़ा सा हमें लगता है कि कुछ स्कूल्स को मॉडल बनाया जाए। ठीक है, 5 पंचायत मिला के, 10 पंचायत मिला के वहां में काम करने की आवश्यकता है। करेंगे सर। व्यक्ति विशेष पर नहीं था, नाराजगी सिस्टम पर था। अगर कोई गलत तरीके से किसी बिंदु पर सवाल उठाता तो उस सिस्टम पर नाराजगी था। कि सीधे सीधे किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से बेहतर होगा कि पहले साक्ष्य जुटा करके चीज़ों को जांच करा लें, तत्पश्चात कोई निर्णय और आगे बढ़े। साक्ष्य नहीं था जिस तरह का, नहीं, जिस तरह से देखिए, चूंकि व्यक्तिगत विशेष और व्यक्तिगत कार्यों पर टिक्का टिप्पणी करने से बेहतर है कि साक्ष्य समेत उस विषयों को लाएं, और सदन और हमारी सरकार और खास करके हमारा प्रशासन, चाहे वो जिला प्रशासन हो, निश्चित तौर पर उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। डीएमएफटी में ऐसा कहा जा रहा है कि जिन क्षेत्र के विधायक हैं उनको सूचना नहीं दी जाती है। ऐसा नहीं है, ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं है। अगर इस तरह की आपके कोई सूचना प्राप्त है तो निश्चित तौर पर उसको दूर किया जाएगा। हमने कहा कि कई मुखियाओं को सूचना हो सकता है, सूचना तंत्र जिनको दिया गया उनकी लापरवाही से उनको सूचना नहीं मिल पाया हो, लेकिन आइंदे सुनिश्चित होगा कि जो भी पोषक क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हों, चाहे वो मुखिया हों, चाहे विधायक हों, चाहे सांसद हों, निश्चित तौर पर उसको सुनिश्चित किया जाए कि उनको सूचना दिया जाए। तो सांसद बोल रहे थे अभी कि इस पूरे प्रकरण में दोषी तत्कालीन डीसी को मानते हैं। तत्कालीन डीसी के भाई देखिए, किसी चीज पर आरोप लगा है, दोषी मत बोलिए। आप भी किसके भाषा बोल, आप बोलिए कि आरोप लगा है, जांचोपरांत दोष सिद्ध होता है, जांचोपरांत दोष सिद्ध होगा तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। देखिए डीएमएफटी का बैठक आज बोकारो जिला का था, और इससे बोकारो जिला के डीएमएफटी में काफ़ी गड़बड़ी हुआ है। जो शिकायतें हम लोगों को मिला है लिखित रूप से भी और क्षेत्र भ्रमण के दरमियान भी। तो मैंने
पूर्व में ही डीसी महोदय को अवगत करा है कि इस तरह का गड़बड़ी हुआ। कभी लगभग सभी दोनों सांसद हम लोगों ने गड़बड़ी का सूचना दिया और मैं लिखित रूप से भी दिया हूं। और जब तक इस तरह का ऑडिट नहीं हो जाता है और जब तक फॉरेंसिक ऑडिट नहीं होता है तब तक के लिए सारी योजनाओं को स्थगित करने का कहा। और जो भी भुगतान है, जो पेंडिंग है, उसको जब तक जांच नहीं हो जाता तब तक भुगतान नहीं होगा। वास्तव में ज़िले का विकास का पैसा जिस प्रकार से पिछले दिनों लूट हुआ है, कोर्ट में भी PIL तक हुआ है, सामान का जो खरीदारी हुआ है, जो जेम पोर्टल में है उससे कई गुना बेसी रेट से खरीदारी हुआ है, इससे घोटाला साफ दिखाई देता है। स्कूल का पेंटिंग के नाम में 2 करोड़ का बिल्डिंग नहीं है, 3 करोड़ का पेंटिंग हो गया है। इस तरह का कई चीज़ें हैं जो जनहित में नहीं है, जो जनहित का कार्यों को अनदेखी किया गया है और जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लूट हुआ है वैसी योजनाओं को स्वीकृति दिया गया है। और टेंडर का प्रक्रिया बिल्कुल गलत तरीके से हुआ, ये टेंडरिंग होना चाहिए, बल्कि टेबल टेंडर करके योजनाओं का घोटाला किया गया। रोड RU से बना है, पेमेंट DMFT से हो गया, न तो RU विभाग से NOC लिया गया, न CCL क्षेत्र में भी जो काम हुआ है, रोड हुआ, न CCL कोल इंडिया से NOC लिया गया। इस तरह से एक एक योजना का दोबारा भुगतान हुआ, इसलिए हमने जांच का मांग किया है, फॉरेंसिक ऑडिट का जांच का मांग किया है। और पूरी जांच नहीं हो तब तक किसी भी प्रकार का भुगतान ना करें, अन्यथा सभी जो भी दोषी पदाधिकारी हैं जो अभी भुगतान करेंगे वो दोषी पाए जाएंगे। और निश्चित है बदनामी हुई है, ज़िले का काफ़ी बदनामी हुआ है और बदनामी किसी भी हाल में हम लोग नहीं सहेंगे। और सभी जनप्रतिनिधियों ने इस पर आपत्ति भी जताया है। तो माननीय उपायुक्त महोदय को मैंने कहा कि जो पिछले कार्यकाल का जो ऑडिट रिपोर्ट तक आज तक हमको नहीं मिला, मैंने पहले भी लिख के दिया लेकिन अभी तक ऑडिट रिपोर्ट नहीं मिला, जबकि दुर्भाग्य है। और जो भी योजनाएं चयन प्रक्रिया है, जबकि टेंडर हो गया, फाइनल हो गया, तो चयन प्रक्रियाओं का लिस्ट भी अभी तक हमको नहीं मिला। और भुगतान भी होता है तो सारी प्रक्रिया होने के बाद ही भुगतान होता है, लेकिन उस योजना के बारे में भी कोई जानकारी हम लोग को नहीं। किसको दोषी मानते हैं? निश्चित है जो वर्तमान में जो उपायुक्त थी उस समय, उनके समय में जो सारी योजनाओं का आप मार्क्स लाइट देखिए, 1.5 लाख 2 लाख का मार्क्स लाइट को 6 लाख 10 लाख में पेमेंट हुआ है। मनमाना किया गया है, ट्रेनिंग के नाम पर, पेंटिंग के नाम पर, मतलब कई के फोटोकॉपी के नाम पर। इस तरह से सभी न योजना का सहमति लिया गया है। पिछला DMFT में भी कोई योजना का सहमति नहीं लिया गया था, स्वीकृति नहीं लिया गया था। और योजनाओं के चयन में जो माननीय सांसद हैं, विधायक हैं और माननीय हमारे पंचायत के प्रतिनिधि हैं, योजनाओं के चयन में भी कोई पारदर्शिता नहीं रखा गया, सिर्फ खाना पूरी किया गया। और उपायुक्त महोदया के द्वारा जो भी योजना मन में आया, जिसमें जो उनको निजी स्वार्थ था, वैसी योजनाओं को स्वीकृति उन्होंने दिया। घपला हुआ, किसको मास्टरमाइंड समझते हैं? निश्चित है जो वर्तमान में जिस समय अध्यक्ष है, जिनके हाथ में सारा चीज़ है, उपायुक्त महोदया के द्वारा जो हुआ है वो सारे दोषीवार है और इसका जांच होना चाहिए और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। जबकि इस पे हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया है और जरूरत पड़ा तो मैं भी हाईकोर्ट जाऊंगा। धमाकेदार बैठक क्या है? जब एक जनप्रतिनिधि अपनी क्षेत्र के बारे में उठाना उसका फर्ज बनता है, तो सभी लोगों ने उठाया है। उसको आप धमाकेदार नहीं कहिएगा, उसको तो कहिएगा कि जनप्रतिनिधि कितना सचेत हैं अपने विधानसभा या अपने संसदीय क्षेत्र को लेके। वही देखने को आज मिला है, कोई अलग से तो कुछ मिला नहीं। विपक्ष नहीं, अब यहाँ पे कहाँ विपक्ष है? यहाँ पे तो बोर्ड मेंबर्स हैं, विपक्ष नहीं होता है। DMFT पे सवाल मैंने भी खड़ा किया है, DMFT पे सवाल उमाकांत रजक विपक्ष हैं, मैं विपक्ष हूँ। गजब आप बात कर रहे हैं, विपक्ष क्या होता है? बोर्ड बोलिए, DMFT के माननीय सदस्य बोलिए, कोई विपक्ष और सत्ता दल नहीं होता है DMFT में। सभी ने, गिरिडीह के सांसद ने भी बोला है, मैंने भी बोला है, जोगेंद्र महतो मंत्री जी ने भी बोला है, डुल्लू महतो जी ने भी बोला है, उमाकांत रजक जी ने भी बोला है, श्वेता सिंह जी ने भी बोला है, जयराम महतो जी ने भी बोला, सभी ने सवाल खड़ा किया। कोई अलग से सवाल तो नहीं खड़ा हुआ है, सभी ने सवाल खड़ा किया कि जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत काम होना चाहिए। और जानकारी के मुताबिक आप लोग को ये बता दें कि ACB भी जांच कर रही है, कोर्ट में भी मामला चल रहा है। और क्योंकि कोर्ट में शपथ पत्र जिला प्रशासन के द्वारा दिया जाना है, तो जिला प्रशासन भी अपना कर रही है। जब यहाँ पे न्यायालय इन्वॉल्व है, न्यायालय की भागीदारी यहाँ पे सुनिश्चित की गई है, तो किसी को दो राय तो होना नहीं चाहिए। जब न्यायालय जांच करवा रही है तो मैं समझता हूँ कि दूध का दूध पानी का पानी होगा।
देखिए जो मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा कि बिना अनुशंसा के बहुत सारी चीज़ों को डीएमएफटी के मत से किया गया, जिसमें ना तो सांसद और ना तो विधायक की अनुशंसा थी। दूसरा, कहीं कहीं पे ग्राम सभा भी नहीं थी। और तीसरा, मैं समझता हूँ कि जेम पोर्टल का इस्तेमाल नहीं करके वहाँ पर थोड़ी गड़बड़ी हुई है, जो मेजर गड़बड़ी है, क्योंकि जेम पोर्टल का इस्तेमाल होना चाहिए था। जेम पोर्टल दिया ही गया है प्रधानमंत्री कार्यालय से इसीलिए कि आपको किसी चीज़ का रेट निर्धारित नहीं करना है। वो निर्धारित रेट प्रधानमंत्री के यहाँ से सीजीए के यहाँ से किया जा चुका है। आपको उसी रेट पर टेक्निकल क्वालिफिकेशन के आधार पर आपको सामान का परचेज करना है, या फिर कोई भी आपको टेक्निकल अगर आप परचेज कर रहे हैं तो उसके आधार पर होना चाहिए। तो जेम पोर्टल का इस्तेमाल नहीं करते हुए परचेज किया गया, वहाँ पर दिक्कत हुई। ये गलती है या फिर पूरा इसी की तो जांच चल रही है, और यकीन मानिए जो लोग इन्वॉल्व थे उनको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि न्यायालय इन्वॉल्व है। यहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व नहीं है कि जेएमएम जांच कर रही है, या फिर बीजेपी जांच कर रही है, या कांग्रेस जांच कर रही है, या राजद जांच कर रही है। न्यायालय जांच कर रही है, तो न्यायालय पे भरोसा रखिए। समय का कारण था कि पूर्व में जो योजनाओं का कार्य हुआ है उन पे वर्तमान के जो सांसद विधायक हैं उनको आपत्ति थी कि क्षेत्र हमारा, विधानसभा हमारा, और हमें जानकारी ही नहीं है कि हमारे क्षेत्र में इन कामों को स्वीकृति मिली है, तो किन की अनुशंसा से स्वीकृति मिली है। तो कम से कम ये पारदर्शिता होनी चाहिए, और ये हक भी है जो सम्मानित जनप्रतिनिधि है जिनको जनता ने चुना है उनके माध्यम से ही अनुशंसा को लिया जाए, और ये जानकारी होनी चाहिए किस कार्य का अनुशंसा किस विधायक ने अथवा किस सांसद ने अथवा किस जनप्रतिनिधि ने किया है। तो उसको लेकर थोड़ा सा हंगामा हुआ। हाँ बिल्कुल, बोर्ड लगता है, लेकिन बहुत सारे बोर्ड लग के कार्यक्रम होके पार हो गए, लेकिन वहाँ बोर्ड में तो सांसद जी का नाम है, विधायक जी का नाम है, लेकिन पता चला सांसद और विधायक की उपस्थिति हुई ही नहीं है कार्यक्रम में, और कार्यक्रम हो चुका है। तो ऐसे में प्रशासन की कार्यशैली पर प्रशंसन हुआ। उसी पर जो माननीय सांसद रहे, विधायक रहे, काफ़ी नाराज दिखे, और अध्यक्ष उपायुक्त बोकारो ने उन्हें आश्वासन दिया है कि आइंदा इस तरह की भूल और त्रुटि नहीं बरती जाएगी और इन पर चीज़ों पर गंभीरतापूर्वक कार्य किया जाएगा। तो आपने अब सब बयान सुन लिया है, ठीक है। अब डीएमएफटी फंड का एक घोटाला भी हुआ है जिस पर हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया, ये भी आपको पता है। कैसे हुआ वो घोटाला, उसके अंदर की कहानी मैं आपको बताता हूं। उसके लिए पहले इस आरटीआई को देखिए। ये सेवा में श्रीमान जन सूचना पदाधिकारी, जिला खनन पदाधिकारी कार्यालय बोकारो, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में। इसमें पहला सवाल था कि डीएमएफटी बोकारो के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 23-24 और 24-25 में किस किस कार्य को स्वीकृति दी गई और किस किस कार्य के लिए किस किस एजेंसी का चयन किया गया, जवाब दीजिए। और जैसे ही उसकी सूची मिली तो फिर खेला आपको पता चल गया। ये मैं बताऊंगा आपको कैसे खेला हुआ है। नंबर सेकंड में डीएमएफटी बोकारो के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 23-24 और 24-25 में जिस जिस कार्य के लिए जिस जिस एजेंसी का चयन किया गया, उसमें से कितने एजेंसी का चयन मनोनयन के आधार पर तथा कितने का चयन टेंडर के द्वारा किया गया, उसकी सूची दीजिए। तीसरा है कि डीएमएफटी बोकारो के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 23-24, 24-25 में जिस जिस एजेंसी का चयन मनोनयन कार्यालय के आधार पर किया गया, उन सभी के मनोनयन से संबंधित आपके कार्यालय में संचालित संचिका के संपूर्ण टिप्पण और पृष्ठों तथा संचिकागत कागजातों की अभिप्रमाणित प्रति के साथ पूर्ण सूचना उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। ये सब बहुत सारे सवाल पूछे गए, और आपको मैं बताऊं कि जो मैंने अभी आपको दिखाया 24-25 का ही डेटा था। 24-25 जो सेशन है, इस सेशन में डीएमएफटी का बजट जो है वेबसाइट पर है कि 571 करोड़ रुपए खर्च हुए। 571 करोड़, समझ रहे हैं? 571 करोड़। तो भाई ये 571 करोड़ कैसे खर्च हुए, अब उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। 23-24 और 24-25 इस दौरान क्या हुआ है, कुछ आंकड़े हैं मेरे पास, मैं बताता हूँ। देखिए, एक कंपनी है जिसका नाम है नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसको 29 काम दिए गए डीएमएफटी के तहत, और इसको पेमेंट हुआ 133 करोड़ 19 लाख रुपए का। उसी तरीके से रांची की एक कंपनी है संस्कारा, इसको 19 टेंडर मतलब काम दिए गए और इसको पेमेंट हुआ 90 करोड़ 10 लाख रुपया। एक और कंपनी है डिलीजेंट सर्विसेज, इसको 10 काम दिए गए और इसको पेमेंट हुआ 18 करोड़ 75 लाख रुपया। एक और कंपनी, इसका नाम है मेसर्स प्रकाश जेरोक्स, इसको 16 काम दिए गए और इसको मिला 9 करोड़ 20 लाख रुपया का पेमेंट हुआ। एआरआई फैब्रिकेशन रांची, इसको 7 काम दिए गए और इसको 27 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ। एक और कंपनी है त्रिनेत्र एंटरप्राइजेस हजारीबाग, इसको 7 काम दिया गया और इसको 39 करोड़ 26 लाख का पेमेंट हुआ। एक और कंपनी है अरिहा ट्रेडिंग एंड इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड,
इसको 9 काम दिए गए और 21 करोड़ 62 लाख रुपए का भुगतान हुआ। हिंदुस्तान इंजीनियरिंग एंड कॉन्ट्रैक्टर्स कंपनी है, इसको 4 करोड़ 4 काम मिला और 13 करोड़ 53 लाख रुपए का भुगतान हुआ। अरिहंत एक कंपनी है, मेसर्स अरिहंत, इसको 6 काम दिया गया और 5 करोड़ 85 लाख का भुगतान किया गया। तो सवाल है कि इन कंपनियों को जो जिम्मा मिला तो वो क्यों मिला? कोई टेंडर निकला था उसी आधार पर ना एक कंपनी L1 हुई होगी। 571 करोड़ रुपए कैसे खर्च हुए इसका तो ब्यौरा है, लेकिन वो जो काम हुआ वो उस लायक हुआ कि नहीं हुआ। अब सवाल आप लोगों से है। इस बैठक में, मैं सिर्फ अभी बोकारो की बात कर रहा हूं, इस बैठक में सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी थे, इस बैठक में विधायक जयराम महतो थे, इस बैठक में विधायक श्वेता सिंह थी, इस बैठक में विधायक अनूप सिंह थे, इस बैठक में मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो थे, इस बैठक में विधायक उमाकांत रजक थे। ठीक है, अब सवाल ये है कि ये सब पब्लिक डोमेन में है कि भाई ये इतना खर्च हुआ, इतना खर्च हुआ। आप उस इलाके के रहने वाले हैं, अगर आपको फुर्सत मिल गया हो कि हेमंत हो है तो हिम्मत है, मोदी है तो मुमकिन है, जयराम नेक्स्ट सीएम, योगेंद्र महतो अगला सबसे बड़ा नेता, अनूप सिंह ही हमारी ताकत है, श्वेता सिंह हमारी हिम्मत है, ये सब करने से अगर फुर्सत मिल गया हो तो आप अगर उस इलाके के रहने वाले हैं तो आपको भी देखना चाहिए कि आपके इलाके में इस फंड से कितना खर्च हुआ है। और वो जो खर्च हुआ है, मैं अगर रांची में बैठ करके, कुछ लोग कहते हैं ना कि आप ग्राउंड में नहीं जाते हैं, यहाँ सब कुछ पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। दुनिया इतनी हाईटेक है कि आप घर में बैठ करके देख सकते हैं। तो नहीं वो लोग मार देगा, अबे जिंदगी से डरते हो, जिंदगी तो तुम भी हो, जिंदगी तो हम भी हैं, हम आवाज उठाते हैं। ये सब पब्लिक डोमेन में, आपके घर से वहां तक सड़क बनी है, 4 करोड़ रुपए की सड़क है, क्या वो 4 रुपए लायक भी है कि नहीं, वो कौन चेक करेगा? आप ही को चेक करना है ना गुरु। आप आवाज नहीं उठाएंगे, फिर बोलिएगा मेरा विधायक बिका हुआ है, मेरा सांसद बिका हुआ है। तो वो लोग तो बिकेंगे इसलिए क्योंकि आप लोग भगलोल है, आप लोग सवाल नहीं करते, विधायक और सांसद के पीछे आंख बंद करके चलने लगते हैं कि वही हमारा भविष्य, वही बदलेगा, अब बाद में फिर वही ले लेता है सब कुछ। तो सवाल कीजिए, जागरूक बनिए, पढ़ना लिखना सीखिए। अब जैसे स्मार्ट क्लासरूम के लिए 4 करोड़ 99 लाख, अरे भैया ऐसा कौन सा स्मार्ट क्लासरूम बना है तो इसका ऑडिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप ही लोग बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सड़क बनी है, 2 तरफ कहा जा रहा है कि भाई 2 तरफ सड़क को ब्लॉक किया गया तो उसके लिए 1.5 करोड़ रुपए का फंड। अरे भैया ऐसा कौन सा ब्लॉकिंग आप कर दिए हैं? क्लासरूम बनाने के लिए 1 करोड़ रुपया, ऐसा कौन सा आप क्लासरूम बना रहे हैं? तो ये ठीक है, हम नहीं कह रहे कि सब में बेईमानी हुई है, हो सकता है ईमानदारी से भी, लेकिन इसका ऑडिट तो होना चाहिए। हर चीज का होता है। आप घर में लेबर लगाते हैं कि बाथरूम का पैन बैठा दो, तो बाथरूम वहां का पैन में जाकर ऐसे ऐसे कूद के देखते हैं ना कि भाई वो धंस तो नहीं रहा है, कि बैठा कोई ऐसे करके धंस जाएगा, होता है ना। तो यहाँ करोड़ों करोड़ रुपए ये आप ही का है, मेरे बाप का नहीं है, ये आपका, आपके बाप का है, लेकिन आप उसके सवाल नहीं करेंगे। क्यों? आप उम्मीद करते हैं कि आपका जनप्रतिनिधि सवाल करेगा, वो लड़ेगा, आप कुछ नहीं करिएगा। हमने वोट दे दिया, अपने जात धर्म देख करके कहा हमारे विधायक चलतो, बाकी कोई नहीं चलतो, तो कहानी खाता में याद रखिए। 25 साल तो बर्बाद रहे, आगे 500 साल भी बर्बादे रहेंगे कुल मिला करके। नमस्कार, जोहार।